बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम में आपको खुशामदीद कहते हैं। मैं आपकी होस्ट हूं सुमैरा मिर्ज़ा। करंट अफेयर स्पेशल में आज हम बात करेंगे यूएस इलेक्शन हुए, डोनाल्ड ट्रंप की जो तारीखी हार है उसके बाद ट्रंप की तरफ से बदहवासी देखने को मिली और बार बार देखने को मिली। हार को तस्लीम ना करने, इसको चैलेंज करने, फिर रिगिंग का इल्ज़ाम लगाना, इसके अलावा ईरान को लेकर उनके जो इरादे हैं और बहुत कुछ, और अब आखिर में वाशिंगटन में जो हंगामा आराई हुई है। अमरीकी रवैयों में ये शिद्दत आखिरकार क्यों है, और डेमोक्रेसी का जो राग अलापने वाले और दूसरे ममालिक को जमहूरियत का सबक देने वाले अमरीका की डेमोक्रेसी की धज्जियां उड़ते हुए हमने देखी, अखलाकियात को पामाल किया गया यहाँ पर। इस तमाम सूरत हाल पर हम बात करेंगे और इसके अलावा हम ये भी देखेंगे कि जो बाइडन के बाद जो पाकिस्तान अमरीका ताल्लुकात हैं और जो हमारा खित्ता है उसके ऊपर कितने असरात और क्या असरात मुरतब होंगे। अपने पैनल का तारुफ करवाती चलूँ। सबसे पहले हामिद खान मशरकी साहब मेरे साथ मौजूद हैं, आप IR एक्सपर्ट हैं। सर, आपके प्रोग्राम में आने का बहुत शुक्रिया। इसके अलावा डॉक्टर अख्तर हुसैन सिंधु साहब मेरे प्रोग्राम में शिरकत करेंगे। सर, आपका बहुत शुक्रिया, आप माहिर हैं बैनुल अक़वामी उमूर के। इसके अलावा हमें ज्वाइन करेंगे इस्लामाबाद से डॉक्टर हसनैन जावेद साहब, आप भी गहरी नज़र रखते हैं बैनुल अक़वामी उमूर पर। सर, आपको भी प्रोग्राम में वेलकम करती हूँ। हामिद खान साहब, सबसे पहले आपसे शुरू करना चाहूँगी। ट्रंप की जो मैं ना मानूं हार की जो एक जिद है, उसने यूएस की जो डेमोक्रेसी का एक राग अलापा जाता था वहाँ पे और एक मिसालें दी जाती थी, उसको बहुत डैमेज किया। सर, एक फ़र्द वाहिद की वजह से इतना लॉस आखिर क्यों, क्या वजह बनी इसकी? थैंक यू वेरी मच मेरा। देखिए, बात ये है कि मैं इसको मुकाफ़ात अमल कहता हूँ। मुझे ये लग रहा है कि पूरी दुनिया को जमहूरियत का सबक पढ़ाने वाला और पूरी दुनिया को बहुत सारे मुल्कों के ऊपर डिक्टेटरशिप खुद लाने वाला अमेरिका आज मुकाफ़ात अमल का शिकार है, और इस अंदाज में है जिसका कभी किसी ने सोचा भी नहीं था। एक ऐसा शख्स वहाँ का प्रेसिडेंट बनता है ट्रंप 2016 में। पहले वो जिस अंदाज में सिलेक्ट होता है 2016 में, वो भी मुतनाज़ा के पॉपुलर वोट उसके कम है, हिलरी के ज़्यादा है, इलेक्टरल वोट से जीतता है। अब 2020 3 नवंबर को जब वो हारता है तो इलेक्टरल वोट्स में भी वो हारता है और पॉपुलर वोट में 60 लाख से ज़ायद वोटों से हारता है। उसके बाद वो मैं ना मानूं हार वाली जो गर्दान है उसकी ऐसी होती है कि उसमें वो अपने ही इदारों को मिलाइन करता है, सुप्रीम कोर्ट को क्वेश्चन करता है, उसके बाद खुलेआम स्टैब्लिशमेंट, डीप स्टैब्लिशमेंट और डीप स्टेट फैक्टर्स के नाम लेता है, और आखिर में जब उससे कुछ नहीं बन पाता तो वो अपने रिपब्लिकन गवर्नर्स को, टेक्सास के, जॉर्जिया के, एरिजोना के गवर्नर्स को कहता है कि जी आप लोकली इलेक्टोरल सिस्टम मानना इनकार कर दें ताकि जो बाइडन किसी तरह भी सदारत के तौर पर नामजद ही ना हो सके एज 46th प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका। और उसके बाद जो इंतहा हो जाती है वो ये कि वो बाकायदा दुनिया की तारीख में कभी ऐसे नहीं हुआ, और खुसूसन अमेरिका की तारीख में, जो कि प्रेसिडेंट जो जॉर्ज डब्ल्यू बुश है उन्होंने कहा कि ये तो ऐसे हो रहा है जैसे किसी बनाना रिपब्लिक में होता है। खुद अमेरिका का साबिक सदर अपने अमेरिका के लिए बनाना रिपब्लिक का लफ्ज इस्तेमाल करता है, और वजह ये है कि प्रेसिडेंट ट्रंप खुद मुजाहिरीन से कहते हैं कि जी तुम अपना जो है वो इक्तदार के लिए हक छीन लो, जिस तरह हमारे मतलब सियासी नारे होते हैं हम अपनी कंट्री में देखते थे कल्चर या इस तरह से और जो ममालिक हैं थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज में कभी हुए हैं इंसिडेंट्स, लेकिन अमेरिका के बारे में ये होना एक बहुत बड़ी अनहोनी बात है। लेकिन उसके साथ साथ अब देखिए कि आगे क्या होने जा रहा है। आगे जो कुछ होने जा रहा है वो भी बड़ा इंटरेस्टिंग है कि सदर ट्रंप पहले रशिया से तावन लेने के ऊपर और वो सारा कुछ मुआवजे का सामना किया, ठीक है, बड़ी मुश्किल उससे बच गए, और रिपब्लिकन्स ने उनको बड़ा सपोर्ट किया जो कि उम्मीद नहीं की जा रही थी। खुसूसन अमरीकी ऐवान नुमाइंदगान जिसको हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स कहते हैं, लग रहा था कि वहां पे उनकी इम्पीचमेंट हो जाएगी। उसमें नैन्सी पेलोसी ने बड़ा स्टैंड लिया कि जी हर सूरत इनका इम्पीचमेंट होनी चाहिए, यानी मुआवजा होना चाहिए। अब अमेरिका के अंदर ही एक एक दिन, एक एक घड़ी गिनकर गुजारी जा रही है कि हर रोज लग रहा है कुछ नया कर देंगे ट्रंप। ट्रंप का ट्विटर अकाउंट बंद कर दिया गया, फेसबुक अकाउंट बंद कर दिया। यानी इससे ज्यादा अमेरिका और अमेरिका के सदर की तज़हीक क्या हो सकती है कि बहैसियत सदर, एग्जिस्टिंग सदर, उसको ट्विटर अकाउंट भी बंद कर दिया जाए और उसका फेसबुक अकाउंट भी, यानी उसका सोशल मीडिया एक तरह से बायकॉट कर दिया गया है। और अब
उस दिन से पिछले जो 4-5 दिन पहले जो हुआ है इसके ऊपर कैपिटल हिल के ऊपर जिस तरह सारे मुजाहिरीन चढ़ गए और सारा उन्होंने कब्जा कर लिया, कांग्रेस का चलता हुआ इजलास जो है वो रोकना पड़ा, फिर कर्फ्यू लगाना पड़ा, 12 घंटे के लिए कर्फ्यू लगाकर, और जो बाइडन का जो है वो ऐलान करवाया जाता है एज ए 46 प्रेसिडेंट। इस सारी सूरत हाल के अंदर इससे इनकार नहीं कि अमेरिका एक दुनिया में तमाशा बना है, और अमेरिकी जमहूरियत का जो राग अलापते थे वो एक्सपोज हो गए। और अभी आने वाला जो टाइम है, मैं ये कहता हूँ ये 8 दिन तो हैं ही हैं सर, आने वाला जो टाइम है वो बहुत जरूरी है। जैसे आप 8 दिनों की बात करें, इसके ऊपर भी हम डिटेल में बात करेंगे। डॉक्टर हसनैन साहब का भी मैं इसके ऊपर पॉइंट ऑफ व्यू ले लूं। डॉक्टर साहब, यही बात मैं आपकी जानिब भी लेके आना चाहूंगी कि ट्रंप का आखिरकार ये रवैया है क्यों? क्या कुछ टास्क रह गए थे जो वो करना चाह रहे थे? क्यों आखिर इससे पहले इस तरह की एग्जाम्पल हमें मिलती नहीं है हिस्ट्री में? थैंक यू वेरी मच। इसके बारे में ये पहला लफ्ज़ कहूँगा कि अनप्रेसिडेंटेड असॉल्ट ऑन डेमोक्रेसी, इट इज़ कंप्लीट अनप्रेसिडेंटेड असॉल्ट ऑन डेमोक्रेसी। फॉल ऑफ डेमोक्रेसी आपके सामने नज़र आ गया। डेमोक्रेसी किस तरह की थी, इसके ऊपर अब डिबेट नई शुरू होगी। इंटरनेशनल रिलेशंस के सब्जेक्ट में भी ये अब क्वेश्चन आ जाएगा कि टू द पीपल बाय द पीपल ये कौन सी डेमोक्रेसी थी जी। और जब कहा जाता है कि एक कंट्रोल डेमोक्रेसी का सिस्टम होना चाहिए, तो वो अब कहाँ पर एग्जिस्ट करता है? तो इतनी बड़ी आपका यहाँ पर आप यूँ समझें कि ये लूप होल नहीं है, ये कोलैप्स ऑफ डेमोक्रेसी है। अगर आप यहाँ देखें कि उन्हीं के स्टाफ में से मिलेनस के स्टाफ में जो चीफ ऑफ NSA थे, जो नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र थे, उन्होंने रेजिग्नेशन पुट अप किया। मैथ पॉटनेच ने अपना रेजिग्नेशन पुट अप किया। रिपब्लिकन लीडर्स और कैबिनेट ऑफिशियल्स की तरफ से कहा गया है और रिक्वेस्ट की गई है कि Jan 20 से पहले आप इनको जो है डिसीट कर दें। और इसकी रीज़न ये है कि उसके आगे अगर मैं नाम 2-4 और ले लूँ कि मैथ्यू जो थे, जो उनके हाउस ऑफ स्पेशल हाउस के जो मेयर थे, उन्होंने भी इसको रेजिग्नेशन कर दिया, रिज़ाइन कर दिया। और ग्रैम ने भी ये लफ्ज़ बोला कि और एक स्टेटमेंट के साथ कि आई एम वेरी proud to have been a part of the Mr. Trump mission to help the children everywhere, but इसके बावजूद इतना ज़्यादा यानी डिप्लोमेसी के साथ उन लोगों ने उसको स्टेप बैक किया और ये अपना एहतजाज रिकॉर्ड करवाया कि ऐसी जमहूरियत इस मुल्क के अंदर हो तो ऐसा कुछ नहीं होता। तो आपने एक लफ्ज़ ख़ास तौर पे पूछा कि ये ख़ास साइकोलॉजी है। आपने कहा कि कुछ मिशन अधूरे रह गए थे। वो मिशन ऐसे ही होता है कि तख्त के ऊपर से उतरने का दिल कम ही लोगों का करता है। और उसमें आप ये देखें कि ट्रंप जो थे वो जो कार्ड खेल रहे थे वो ये वाइट सुप्रीमेसी का था। और आपने देखा है कि जो विन हुई है सेनेट में, अभी भी अक्सरियत के बावजूद वो लेजिस्लेचर के साथ कुछ और तरीक़ाकार के साथ अपने आप को वाइटल कर सकते थे, नेक्स्ट इलेक्शंस के लिए अपने आप को कहीं मौजू बना सकते थे या अगले आने वाली जो रिपब्लिकन को किसी जगह ले आते। लेकिन उन्होंने अपना हशर कहीं का नहीं रहने दिया। और आपके सामने आप ये देख रहे हैं कि कितना बड़ा कोलैप्स नज़र आ रहा है। आई कैंट हियर यू। डॉक्टर सिंधु साहब, यही बात मैं आपकी जानिब, देखिए कंट्रोल डेमोक्रेसी की भी बात कर रहे थे हसनैन साहब, उन्होंने यही कहा कि अब कहाँ से एग्जांपल इसकी दी जाएगी। पहले तो जाहिर है एक वाज़ेह एग्जांपल होती थी हमारे, अब ये पूछा जाएगा कि जी कंट्रोल डेमोक्रेसी आखिर है क्या, कहाँ पर हमें दिखाई देती है। सर देखिए, एक मैं फिर वही बात करूंगी कि एक जाती मफाद के लिए और मैं ना मानूं हार कि मैंने तो मानी नहीं है, जैसे हमारे यहाँ पर हमारे 2018 के इलेक्शन में भी कुछ इसी तरह के एग्जांपल्स हमें बल्कि बहुत वाज़ेह तौर पर मिली हैं। मौलाना फजल रहमान को देख सकते हैं हम, और भी बड़ी बड़ी एग्जांपल्स हैं। तो सर ये वाली एग्जांपल हमें अब वहाँ पर हमें वाज़ेह दिखाई दी है, आपकी नज़र में इसकी क्या रीज़न है? देखिए, एक तो जो कंट्रोल डेमोक्रेसी का कॉन्सेप्ट इज़ टोटली डिफरेंट, उसका इसके साथ कोई ताल्लुक नहीं है। दूसरा ये है कि जब आप कहते हैं ना कि सिस्टम डेमोक्रेसी कोलैप्स कर जाती है, वो भी एक टोटली डिफरेंट है। किसी एक वाक़या से इतनी बड़ी जमहूरियत में अगर एक वाक़या हो जाता है तो सिस्टम कोलैप्स नहीं करता। ठीक है, बिल्कुल सही। क्योंकि कौमों का जो पॉलिटिकल डायनामिक्स होते हैं या पॉलिटिकल कल्चर होता है वो ओवरऑल प्रिवेल करता है। सही है। और अमेरिकन डेमोक्रेसी का वो इतनी स्ट्रांग है और डीप रूटेड है कि किसी एक वाक़ये से वहाँ पे सिस्टम डिरेल नहीं हो सकता। ठीक है।
और इससे भी बहुत बड़े वाक़यात पहले होते रहे हैं और इस बहुत बड़े वाशिंगटन डीसी में प्रोटेस्ट होते रहे हैं। मार्टिन लूथर जूनियर के जो है उसका प्रोटेस्ट था, गालिबन 5 लाख बंदा इकट्ठा हुआ था लिंडन बी जॉनसन के दौर में। तो इस तरह जो है ये सारी एक हुस्न है, उसमें जब वायलेंस आ जाती है तो दैट्स प्रॉब्लमैटिक, क्योंकि इस चीज को कभी भी कोई भी इंसान में आप देखें कि रिपब्लिकन भी इस चीज को कंडेम कर रहे हैं और वो रिजाइन कर रहे हैं। तो इसका मतलब है कि जब ट्रंप के अपने लोग इस चीज को कंडेम कर रहे हैं तो इसका मतलब है कि सिस्टम डिरेल नहीं हुआ, डेमोक्रेसी चल रही है। अगर एक जैसे एक पोजीशन ले लेते हैं और एक खड़े हो जाते हैं कि नहीं जी, अब जैसे वो कह रहा है मैं ना मानूं, तो वो भी सारे रिपब्लिकन कहे कि मैं ना मानूं, तो वो एक ग्रुप है। लेकिन वो सारे लोग इस चीज के ऊपर इकट्ठे हो गए हैं। उनका जो वाइस प्रेसिडेंट है वो भी डेमोक्रेट के साथ खड़ा हुआ है और वो भी डेमोक्रेसी के साथ, वो कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म के साथ खड़ा हुआ है। तो इस लिहाज से ये है कि उनका जो एक सिस्टम है वो कोलैप्स नहीं हुआ, ये एक वाकया हुआ है और वो वाकया बिल्कुल बहुत अच्छा वाकया नहीं है और उसके ऊपर सब उन लोगों को अफसोस है। और आप इसको ऐसे समझे कि जो बड़े अपने आप को मुल्क एडवांस्ड या तरक्की याफ्ता ममालिक होते हैं वो छोटी सी अखलाकियात को पिक करते हैं। फॉर एग्जाम्पल लंदन में जब राइट्स हुए थे तो उसमें किसी बंदे ने उसका पर्स निकाल रहा था, तो वो जो बीबीसी के ऊपर जो उसका अनाउंसर था वो बार बार ये कह रहा था कि हैं कि दिस इज ब्रिटिश नेशन। अच्छा, कि बजाय कि वो हेल्प करने की बजाय उसका पर्स निकाल रहा है, उसको जो चोरी कर रहा है उसका, तो वो ये कह रहे थे इसका मतलब है कि दिस इज नॉट एटीट्यूड ऑफ द ब्रिटिश नेशन। ठीक है। तो एक्चुअली ये जो प्रोटेस्ट हो रहा है या जो कंडेमनेशन हो रही है इसका मतलब ये है कि अमेरिकन हो के और इस तरह ये कर रहा है, तो ये है। बाकी ये ऐसे जो है कि इक़्तिदार से चिमटे रहना, जो जॉर्ज वाशिंगटन है जो उनका पहला प्रेसिडेंट था, उसने रिफ्यूज कर दिया था कि मैं नेक्स्ट टर्म में नहीं आना चाहता। सही। और उसके बाद फिर जब उनको कहा कि जाके आप नेक्स्ट टाइम भी एक टर्म लें, तो उसने कहा अब तो मैं फेयरवेल एड्रेस देने के लिए भी नहीं आऊंगा। वो व्हाइट हाउस में आया ही नहीं था। तो आप ये देखिए कि अमेरिकन डेमोक्रेसी बहुत डीप रूटेड डेमोक्रेसी है, उसका सिस्टम बहुत डीप रूटेड है और इसका छोटा सा कॉन्स्टिट्यूशन है जिसको बहुत खूबसूरती से उस मुल्क में जो है वो ऑपरेशनल है। तो इस लिहाज से ऐसी सिचुएशन नहीं है जिसमें कहा कि जी डेमोक्रेसी को ये हो गया या सिस्टम को ये हो गया। नो, ये एक जो ट्रंप है एक्चुअली इस सिचुएशन में दो लोग ऐसे आए हैं जिन्होंने बहुत ज्यादा डेमोक्रेसी अपने डेमोक्रेटिक कंट्रीज को बदनाम किया। एक ट्रंप और दूसरा मोदी। बिल्कुल, ये दो ऐसे लोग हैं कि जिन्होंने अपने मुल्क को डिफेंसिव लेके गए और वो जहां पे भी जाते थे। और ये ट्रंप जब इंग्लैंड में गया था तो वहां पे जो मेयर था लंदन का, तो उन्होंने इससे मिलने से इनकार कर दिया था उसको। उसके बाद क्वीन के साथ इसका वो भी वहां पे भी इसका प्रॉब्लम हुआ। ये जहां भी गया है अमेरिकन प्रेसिडेंट के जो कॉन्सेप्ट है प्रेसिडेंसी का, दैट्स वेरी इंटरेस्टिंग। अमेरिकन ने प्रेसिडेंट इसलिए बनाया कि वो कहते हैं कि अल्लाह एक है और जमीन के ऊपर अमेरिकन प्रेसिडेंट एक है। सही। ठीक, ये कॉन्सेप्ट उनका एक रिलीजियस कॉन्सेप्ट से निकला है। जो अगर आप अमेरिकन पॉलिटिकल थॉट पढ़ें तो उसमें आपको ये पता चलेगा कि अमेरिकन प्रेसिडेंट वो ये उसको एक मुकद्दस हैसियत देते हैं और अमेरिकन प्रेसिडेंट को असर्टिव प्रेसिडेंसी को वो ज्यादा पसंद करते हैं। कि अगर प्रेसिडेंट, आप ये देखें कि इट वुड बी इंटरेस्टिंग फैक्ट कि अमेरिकन हिस्ट्री में जितने लोग जुडिशरी को टफ टाइम देते थे, इंटरफेरेंस करते थे, उनको ज्यादा पसंद किया जाता है। अच्छा। अमेरिका के जो चीफ जस्टिस हैं, जॉन जे था, जॉन मार्शल था, ये सारे लोग प्रेसिडेंट के खिलाफ फैसले देते रहे और ये बकायदा उनको कहते थे कि जी हमारे हक में फैसला दे। एंड्रू जैक्सन जो 7th प्रेसिडेंट थे अमेरिका के, वो बकायदा पैगाम भेजते थे कि ये हमारे हक में फैसला दे और सुप्रीम कोर्ट फैसले नहीं उनके हक में देते थे। तो मसला ये है कि उनका जो सिस्टम है, जो उनका बैलेंस ऑफ पावर है कॉन्स्टिट्यूशन में, कि हर इदारा अपने डोमेन में रह के काम करे, जुडिशरी, एग्जेक्टिव, तो वो उसका काम बड़े अच्छे तरीके से चल रहा है। लिहाजा इस लिहाज से उसको कोई प्रॉब्लम नहीं है। बिल्कुल सही, बड़े अच्छे तरीके से आपने इसको किया। लेकिन हम अगर फिर इसको हम ये कहें कि अखलाकियात को पामाल किया, रिवायात को किया, तो ये भी सही लफ्ज होगा इसके लिए। हम सब अभी हमने देखा कि ट्रंप ने जो है वो इसकी बड़ी कहा है कि मुझे तो बड़ी तशवीश है जो कुछ भी हो गया, और उन्होंने कहा कि मुझे तो बहुत सख्त गुस्सा आया है। तो ये एक जेस्चर वो ऐसा दे रहे हैं कि उनकी इन्वॉल्वमेंट नहीं है इस सब में। तो इज दिस ट्रू कि वाकई उनकी इसमें इन्वॉल्वमेंट नहीं है, लोग ही उनके लिए निकल पड़े हैं? मैं
ایک تو یہ بات کہنا چاہوں گا کہ جس طرح پروفیسر صاحب نے کہا اور ڈاکٹر صاحب نے اسلام آباد سے بھی کہا کہ اس سے ڈیموکریسی کو فرق نہیں پڑے گا، میں تھوڑا سا اس سے اختلاف کرتا ہوں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ 7 کروڑ سے زیادہ ووٹ ٹرمپ کو ڈالا گیا ہے، جس نے ایک بات واضح کر دی ہے کہ ایک غلط آدمی کے آنے سے پوری نیشن کے اندر کتنی بڑی ڈویژن آ جاتی ہے۔ یعنی ایک طرف 7 کروڑ 60 لاکھ ووٹ پڑتا ہے اور دوسری طرف 7 کروڑ سے اوپر ووٹ پڑتا ہے۔ اس حوالے سے اور جو اس کا ووٹ لینے کی جو بنیاد وائٹ سپرمیسی ہے وہ آگے چل کے مزید خطرناک صورتحال اختیار کرے گی، اس سے انکار نہیں ہے۔ بالکل ڈاکٹر صاحب صحیح کہہ رہے ہیں کہ اس وقت ٹرانسفر آف پاور جتنی بھی وہ جو کانسپریسی تھیوریز بن رہی تھیں کہ شاید جی ٹرمپ جو ہیں وہ فوج کو آرڈر کر دیں گے اور وہ اس کو آرڈر کر دیں گے، ایسا کچھ بھی نہیں ہو سکتا۔ بالکل اس سے کوئی انکار نہیں کہ امریکی جمہوریت، امریکی ادارے اتنے مضبوط ہیں کہ وہ ایک شخص کے تابع ہو کر اپنا سسٹم کلیپس نہیں کریں گے۔ لیکن میں یہ سمجھتا ہوں تو پھر ایسا کیا اس طرح مواخذہ بھی ہونے جا رہا ہے؟ یہ جو سارا کچھ ہے نا، میں اس کو اس طرح دیکھتا ہوں کہ جب کوئی بہت بڑی مضبوط عمارت ہوتی ہے نا، اس کے اندر جب کریکس پڑتے ہیں نا تو وہ بڑے واضح ہو جاتے ہیں اور وہ کسی بھی رنگ کوئی بھی شکل ڈال سکتے ہیں۔ امریکن ڈیموکریسی کی جتنی مضبوطی ہے نا، اس کو ہم نے جب بلیک لائیوز میٹر کی بات آتی ہے، جب امریکہ میں بلیک آؤٹس ہوتے ہیں تو ہم نے دیکھا کہ وہاں کی پبلک نے وہاں سپر سٹورز میں جناب توڑے گئے، لاکس توڑے گئے، چوریاں ڈکیتیاں ہوئیں، ٹھیک ہے۔ اس کے مقابلے میں آپ الحمدللہ پاکستان کی مثال لیں، یہاں پچھلے دنوں بلیک آؤٹ ہوا جی، اور آپ دیکھیے اس کو میں نے اتنا انجوائے کیا اس ٹویٹ کو کہ پاکستان میں لوگوں زیادہ مہذب ہیں کہ جی کوئی بلیک آؤٹ پتہ ہے جی پورا شہر اندھیرے میں ہے تو کسی نے کوئی ڈکیتیاں نہیں کی، کوئی چوریاں نہیں ہوئی، اپنے کام پہ رہا، جو گھروں میں تھے وہ گھروں میں رہے اور لوگ کانشیس ہو گئے کہ یار کسی کی ہیلپ کرنی پڑ سکتی ہے۔ تو اس حوالے سے میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ قوموں کا کریکٹر ہوتا ہے جو اس طرح کے واقعات پر چیک ہوتا ہے۔ اب جو ٹرمپ کر رہے ہیں نا، ٹرمپ ایک ایسے امریکہ کی دوبارہ سے ایسے امریکہ کی بنیاد ڈال رہے ہیں جس کے اندر وائٹ سپرمیسی یعنی سفید فام پرستی ہے اس کو وہ دوبارہ سے جگانا چاہتے ہیں۔ وہ امیگریشن کے خلاف ہیں اور وہ آپ یہ نہ سمجھیں کہ وہ اب اگر چلے جائیں گے 20 جنوری تک کو تو وہ واپس نہیں آئیں گے۔ انہوں نے بار بار اس بات کا اعادہ کیا ہے کہ میں 4 سال بعد دوبارہ الیکشن کے ٹرم کے لیے لڑوں گا۔ اور آپ سوچئے جو مڈ ویسٹ کی جو وائٹ ریاستیں ہیں ان کے اندر وہ اتنے پاپولر ہیں کہ آج کی ایف بی آئی کی ایک رپورٹ کے مطابق 20 جنوری کو 50 سے زیادہ ریاستوں میں اسلحے سمیت مظاہرے ہونے کا امکان ہے۔ اور آپ کو یہ بات بتاتا چلوں کہ پچھلے 5 مہینوں میں گروسری کے بعد سب سے زیادہ جو چیز امریکہ میں سیل ہوئی ہے وہ اسلحہ ہے، اور اس کے اندر اس کے اندر جو چھوٹے جو جس کو آپ کہتے ہیں نا پسٹلز اور جو رائفلز اور وہ اسلحہ سب سے زیادہ سیل ہوا ہے۔ ایک امریکن کے پاس ایوریج 4 سے 5 ویپنز ہوتے ہیں۔ اس حوالے سے اگر سوچا جائے تو یہ آہستہ آہستہ امریکہ کا جو سسٹم ہے وہ ایک چنگاری کے اوپر کولیپس کر سکتا ہے۔ اور پریزیڈنٹ ٹرمپ جو کچھ کر چکے ہیں امریکہ کے لیے، میرا ذاتی خیال ہے کہ آئندہ آنے والے سالوں میں ہمیں نظر آئے گا کہ that was very damaging. Yes, at the moment their democracy system is very strong, their institutions are working, no doubt about it, but it is not that easy now, it is not that simple now. اس کو ہم ایزی نہیں لے سکتے۔ ڈاکٹر اسٹین صاحب، جیسے ابھی حامد صاحب بات کر رہے ہیں 20 جنوری کو بڑی تشویشناک بات ہے کہ اسلحہ بہت خریدا گیا ہے ان پچھلے کچھ 4-5 ماہ میں، اور یہ کچھ خبریں بھی آ رہی ہیں جیسے رپورٹ کا بھی انہوں نے ذکر کیا، تو کوئی ہے آپ کی نظر میں واقعی ایسا کچھ ہونے جا رہا ہے 20 جنوری کو اس طرح کے واقعات ہو سکتے ہیں جو واشنگٹن میں لاسٹ ڈیز میں ہوا اس سے بڑھ کے؟ اچھا، جو ابھی ندیم صاحب نے کہا تو میں اس سے مکمل طور پہ ایگری کرتا ہوں، اور جو پروفیسر صاحب نے کہا اس کو تھوڑا سا انہوں نے میرے ریفرنس ٹو دی کانٹیکسٹ کو ہٹایا۔ اس میں یہ ہے کہ آپ کو جمہوریت کو ریوزٹ کرنا پڑے گا۔ آپ نے یہ دیکھ لیا کہ جو ڈیموکریٹس اور ریپبلکنس کے اندر اگر آپ دیکھیں تو ڈونلڈ ٹرمپ جو ہے وہ پاپولیرٹی کے حساب سے کسی بھی صورت بائیڈن صاحب سے کام نہیں ہے، اور آپ بہت چند اشاریوں کے اندر آپ دیکھتے ہیں کہ کتنا آپ کے پاس 30 سے 40 لاکھ کا مارجن آپ بنا رہے ہیں، اور سینٹ میں ابھی بھی اکثریت ہے، اور جس وقت اکثریت ہوتی ہے تو وہ ایک الگ معاملہ ہے۔ رہا بات امریکن سٹرکچر کا کتنا پاورفل ہونا اور اپنے ان کی پالیسیز کا کتنا مضبوط ہونا، دیٹ از اندر ایشو۔ لیکن اگر آپ یہ دیکھیں کہ پاکستان کے اندر کوئی اس طرح کا معاملہ ہو
اور اس کے اندر آپ کی سیولینس ہی ہے نا, آپ کی ڈیموکریٹک سیولینس کو آپ نے ڈیموکریسی کے مطابق آپ نے سیولینس کو چارج دیا تھا اس کا وائٹ ہاؤس کا, تو وائٹ ہاؤس کے اندر اتنی بڑا لوپ ہول ہونا, آپ اس کو تو کوشچن مارک کرنا پڑے گا. رہی بات اسلحے کی, تو آپ ان کی بات بالکل درست ہے. آپ کا تقریباً وائٹ سپریمیسی کے بعد یہ ان کی پاپولیرٹی کا ووٹ ہے, وہاں پہ اشتعال انگیزی ہو رہی ہے اور آنے والے وقتوں کے اندر یہ معاملات بنے گا. میں نے لفظ بولا تھا کنٹرول ڈیموکریسی. آپ کنٹرول ڈیموکریسی کی جب بات کرتے ہیں تو یہ اس ریفرنس میں یہ نہیں کہہ رہا کہ کولیپس آف یا فلاں فلاں, لیکن آپ رائز اینڈ فال میں اگر دیکھیں تو چائنا کی مثال آپ لیجئے, وہاں جمہوریت نہیں ہے, وہاں عوام کو رائٹس نہیں ملتے, وہاں ہر طرح کے رائٹس ہیں اور ہر طرح کا آپ چیزوں کو اپنا اسٹیبلش کر سکتے ہیں, لیکن جہاں جہاں عوامی تحفظ اور ریاست کا تحفظ کا سوال آتا ہے وہاں پہ اس طریقے کے لوپ ہولز نہیں چھوڑے جاتے, تو وہ بھی ایک ٹائپ آف ڈیموکریسی ہے. تو مجھے ڈیموکریسی سے اعتراض نہیں ہے, لیکن یہاں جو آپ دیکھ رہے ہیں یہ ورسٹ فارم, یعنی آپ یوں سمجھیں کہ فاشسٹ کیپٹلائزیشن یا فاشسٹ ڈیموکریٹک سٹائل کی طرف آپ جا رہے ہیں. اور اس میں اگر آپ دیکھیں گے کہ ان کے پاس اگر پوائنٹ اگر آپ دیکھیں کہ یہ جو لیجسلیچر میں نہیں آئے, آپ سینٹ میں اس کا نہیں کروا رہے اور آپ دھکے کے ساتھ یہ معاملہ بنانا چاہتے ہیں, جیسے آپ اسی طریقے کی چیزیں یہاں پر بھی دیکھتے ہیں کہ اگر آپ عوامی طور پہ سب کو رائے دے دیں گے, ون پرسن ون ووٹ کے مطابق آپ نے پھر حالات دیکھ لیے, تو اس کے اوپر آپ جو ہے وہ ایکڈیمک سائنس کے مطابق بھی مجھے بتا دیجئے اور باقی چیزوں کے مجھے مطابق بھی بتا دیجئے کہ ریاستی ادارے کتنے مستحکم رہیں گے. اس کولیپس کو آپ نے بڑا چھوٹا کولیپس کہہ دیا پروفیسر صاحب نے, تو مجھے اس کے اوپر سننا ہے کہ آپ نے اس کو اگر بہت چھوٹا کولیپس کہہ دیا تو آگے آنے والے وقتوں کے اندر کیا ہوگا. اور پوائنٹ یہ ہے کہ ٹرمپ صاحب جو تھے وہ اسی ڈیموکریسی کے ریپریزنٹیٹیو تھے اور انہوں نے جو ہے پاکستان کے بارے میں کہا تھا کہ نتھنگ بٹ لائز اینڈ ڈیسیٹ, نتھنگ بٹ دا لائز اینڈ ڈیسیٹ. اچھا, اس کے بعد انہوں نے اپنا جو ہے وہ کولیشن سپورٹ فنڈ جو تھا وہ ہمارے ساتھ, ہم افغانستان کے ساتھ انہی کی جنگ لڑ رہے تھے, انہی کی پیدا کی ہوئی جنگ تھی, یہ ڈیموکریسی ہے. اچھا, کس ڈیموکریسی کی بات کر رہے ہیں کہ جب ہمارا جو ہے وہ ملٹری الائنس ان کے ساتھ تھا, انٹرنیشنل ملٹری ایجوکیشن اینڈ ٹریننگ پروگرام, اچھا وہ 2018 تک چلتا رہا. اسامہ بن لادن کے میٹر تک بھی وہاں بند نہیں کیا گیا. ٹرمپ کے آنے کے بعد یہ وہی ڈیموکریسی تھی جو ان کو اب دوبارہ لانا چاہ رہی تھی. اب کوشش کی گئی کہ کچھ آپ, اچھا ایک اس کے درمیانی بات میں کروں, جتنے ریڈ نیکس ہیں, جتنے جو کہ عام ورکرز اور لیبر کلاس ہے وہ اب بھی ٹرمپ کے ساتھ ہے. اب یہ بڑی امپورٹنٹ بات ہے. اور جتنی آپ کی ایجوکیٹڈ کلاس تھی, آپ کی ایکڈیمیشیا تھے, وہ سب لوگ جو ہیں وہ بائیڈن کے ساتھ تھے. دیکھیں امپورٹنٹ پوائنٹ یہاں پر یہ ہے کہ ہم نے کس طریقے سے دیکھنا ہے. ٹرمپ ہارڈ لائنر تھے, اب چینج کتنا آئے گا, سٹائلسٹک سٹائل کا چینج آئے گا یا سبسٹینٹیو چینج آئے گا. اب دیکھنا یہ بھی ہے کہ اب مارجن آپ کا اتنا نیرو اور تھن مارجن کے ساتھ آ رہے ہیں. ڈیٹیل میں ہم بات کریں گے. آپ نے جو بات کی پروفیسر صاحب کو آپ سننا چاہ رہے ہیں, پروفیسر صاحب آپ کچھ بات کرنا چاہیں گے اس کے اوپر؟ دو چیزیں بڑی امپورٹنٹ ہیں. ایک تو انڈیویجول پوٹینشل ڈیموکریسی میں جو لیڈرشپ ہے, کہ ایک لیڈرشپ, یو ٹرن کا لفظ جو ہے وہ امریکن پولیٹکس میں شروع ہوا کہ ایک آپ روس کے ساتھ یا سوویت یونین کے ساتھ آپ کر رہے ہیں اور ایک پریزیڈنٹ آ کے ٹوٹلی جو ہے نا وہ یو ٹرن لے کے اپنی پالیسی کو اس دوسری طرف لے جاتا ہے. یہ ایک انڈیویجول. اور دوسرا ہے اسٹیبلشمنٹ, اس کا جو کہ وہاں پہ اسٹیبلشمنٹ کیا کر رہی ہے. تیسرا اس کا آپ دیکھ لیں کہ وہاں پہ جو پولیٹیکل پارٹی سسٹم ہے وہ بہت سٹرونگ ہے اور ان کی جتنی بھی ممبرشپ ہے اور ان کی جتنی بھی ہے وہ وہاں سے ایک باٹم سائڈ سے وہ آتی ہے. یہ نہیں ہے کہ ایک بندہ آیا ہے وہ اپنا پوٹینشل کو ضرور یوز کرے گا, لیکن ساتھ ساتھ اسٹیبلشمنٹ جو ہے اس کے خلاف وہ نہیں جا سکتا. اور اس کے بعد جو ایک پاپولر ایک ول ہے اس کے خلاف بھی وہ نہیں جا سکتا. اور اسی لیے جو ہے وہ آپ جتنی بھی آپ امریکن ہسٹری میں جائیں, ٹرو مین کو جائیں یا فرینکلن ڈی روزویلٹ میں جائیں, یہ جتنے بھی لوگ بہت زیادہ انٹرنیشنل ریلیشنز میں یا خاص طور پہ وار میں جاتے رہے, یہ پہلے گوئنگ پبلک پالیسی کو اختیار کرتے تھے کہ وہ میڈیا کے ذریعے ایک وار ہسٹیریا کریٹ کرتے تھے, اور اس کے بعد کوئی
कोई चीज़ जो है वो ये लॉन्च करते थे। इस लिहाज से आप अमेरिकन हिस्ट्री को देखना होगा कि एक जो है उनका जो टू पार्टी सिस्टम है, उनके मसलन अगर जितनी भी क्लासेस जो है कि वो अगर डेमोक्रेट्स हैं तो वो डेमोक्रेट्स हैं, रिपब्लिकन है वो एक आइडियोलॉजी के साथ चल रहे हैं। और उनके जो एक प्रेसिडेंट आता है जो लीडरशिप, उसकी एक अपनी एक उसकी स्पिरिट भी है। जैसे हम ये कह रहे हैं कि जो दो लोग हैं, मोदी है और ये है, इन्होंने अपनी एक डेमोक्रेटिक कंट्री को बिल्कुल डैमेज किया है। तो उस लिहाज से उनकी अपनी एक जाती जो है वो एक उनकी इनफरादी जो है वो ट्रेड सामने आते हैं। तो उस लिहाज से ट्रंप को कभी भी ये पसंद नहीं किया गया। उनकी जो एक इंटरनल पॉलिटिक्स है उसमें जरूर है कि डेफिनेटली रिपब्लिकन उसको पसंद करेंगे, और कुछ लोग जो फैक्शन जिनको वो फायदा पहुंचा रहे हैं या वो बिल्कुल उनको पसंद करते हैं, ये बात नहीं। वो तो ज़ाहिर है लीडर है, अगर अमेरिकन प्रेसिडेंट बना, इतना वोट लिया है तो डेफिनेटली वो ही वाज पॉपुलर, दैट्स व्हाई ही वाज इलेक्टेड बाय द अमेरिकन्स। तो उसमें इस तरह की बात नहीं है। जो बात वाइट की बात हो रही है और ब्लैक या अफ्रीकन अमेरिकन की बात हो रही है, वो भी इस तरह की कोई बाइफर्केशन नहीं होगी अमेरिकन सोसाइटी में। जो मेरा एक स्टैंड पॉइंट है कि वहां पे इदारे इतने मजबूत हैं, वहां पे एक जो फाउंडेशन इतनी मजबूत है और डीप रूटेड है कि उसमें कोई एक वाकया जो है वो कभी भी क्रैक्स उसमें जो है ना सोसाइटी में नहीं डाल सकेगा। और उसमें अमेरिकन हिस्ट्री में बहुत ज्यादा बड़े बड़े वाकयात हो चुके हैं, जैसे मैंने पहले भी जो है वो मिसालें दी हैं। तो उसके लिहाज से जितनी भी अब्जॉर्प्शन है या इंटीग्रेशन सोसाइटी में जितनी हो चुकी है, प्रॉब्लम्स जो है वो हमेशा रहती हैं सोसाइटी के साथ। जो वाइट का या जो कलर्ड पीपल है उनका वो सारा रहेगा अफ्रीकन अमेरिकन, लेकिन उसमें क्रैक्स ये नहीं पड़ेंगे कि अमेरिका को कोई सिस्टम कोलैप्स हो जाएगा या उसमें कोई अदारों का कोई फर्क पड़ जाएगा, ऐसे नहीं होगा। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। हामिद साहब, एक सवाल है मेरे माइंड में, ज़ाहिर आपकी इसके ऊपर बड़ी एक रिसर्च है। हर जो भी कोई हुक्मरान होता है या वो सीट का जो है वो होता है कि जी मुझे उम्मीदवार होता है, जैसे हमने देखा कि ट्रंप साहब थे, उन्होंने जनाब एंटी मुस्लिम एक उनके पास एक पॉइंट था, ठीक है, उसको भी हम इग्नोर नहीं कर सकते जब वो जीते थे। तो लेकिन ये जो उनका दौर गुजरा है, इसमें हमने देखा कि वो ब्लैक्स का जो इशू था वो बहुत हाइप क्रिएट कर गया था। क्या इसने भी डैमेज किया उनको? यस, डेफिनेटली। आप ये देखिए कि प्रेसिडेंट ट्रंप 2018 तक आइडियल कैंडिडेट थे टू डू हिज सेकंड टर्म। ठीक है। हर तरह के जो भी जितने भी सर्वेस थे, जो कुछ था वो इस बात पे था कि जी प्रेसिडेंट ट्रंप के लिए 2020 का इलेक्शन जो है वो लैंडस्लाइड विक्ट्री होगा, उनको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी क्योंकि इकोनॉमिकली जो है वो स्टेबिलिटी बहुत ज़्यादा है। और दूसरे हवालों से भी जो उसने अमेरिका फर्स्ट का स्लोगन किया है उस पर अमेरिकन बहुत खुश हैं। तीसरी बात ये कि प्रेसिडेंट ट्रंप को एक क्रेडिट जाता है कि सिंस 1999-2000 पहली बार 2016 से लेकर 2020 तक अमेरिका किसी बैरूनी जंग में शामिल नहीं हुआ। अमेरिका ने किसी मुल्क पे हमला नहीं किया। तो इस हवाले से जो लोकल अमेरिकन था वो बड़ा मुतमईन था। ठीक हो गया। लेकिन देखें होता क्या है, दो बड़े इंसिडेंट्स होते हैं जिससे प्रेसिडेंट ट्रंप अपनी अच्छी खासी जीत और जो मकबूलियत है वो खो देते हैं। एक ब्लैक लाइव्स मैटर और उसके ऊपर उनकी हैंडलिंग, जिस तरीके से उन्होंने उसको हैंडल किया कि उन्होंने उसमें उनको सपोर्ट कर दिया पुलिस वालों के नाम पर, वाइट्स के नाम पर, और यहां तक कह दिया कि जी जनरली आप देखें तो काले से आपको डर लगता है और काले का क्राइम रेशियो और क्राइम इंस्टिगेशन ज्यादा है। इतनी बड़ी बात अगर एक प्रेसिडेंट कह देता है कलर की बेस के ऊपर, तो उसके बाद क्या रह जाता है? दूसरी बात, उन्होंने जिस अंदाज में कोविड-19 और कोरोना के मामले को हैंडल किया, उसने उनकी तमाम जो मकबूलियत थी उसको क्लैप्स कर दिया, क्योंकि उनका जो मेजॉरिटी पॉपुलैरिटी थी वो ओवर 60 के लोगों में थी, जो पुराने अमेरिकन थे, जो पुराने ख्यालात के थे, ऑर्थोडॉक्स अमेरिकन थे। और चूंकि उन्हीं में सबसे ज्यादा रेट ऑफ डेथ हुआ, उनको लगा कि ट्रंप तो हमारे लिए इंतहाई एक तरह से मौत के फरिश्ते बन गए हैं और कुछ भी नहीं बने। तो इस तरह के जो मैटर्स होते हैं, ये एक तरह से जो प्रेसिडेंट ट्रंप जैसा मजबूत उम्मीदवार अमेरिका की तारीख में ये एक नॉर्मल प्रैक्टिस है कि एक बार का जीता हुआ प्रेसिडेंट सेकंड टर्म में जीता ही है। आप बाराक ओबामा की एग्जांपल ले लें, ये एक नॉर्मल टेंडेंसी भी है, प्रैक्टिस भी है और होता भी आया है। लेकिन इस बार ये दो इंसिडेंट्स और उसके बाद प्रेसिडेंट ट्रंप ने जिस तरह मामलात को हैंडल किया और हर जगह इस चीज को एक्सप्लॉइट किया जिसको आप रेसिज्म का नाम दे दें, चाहे वो मेक्सिको की वॉल का मामला हो, चाहे वो ब्लैक लाइव्स मैटर का मामला हो, चाहे वो मिडवेस्ट की रियासतों का मामला हो, चाहे वो
बहुत टेक्सास का मामला, कहीं पे भी आप देखें हर जगह उन्होंने एक ही पॉइंट को रेज किया कि जी अमेरिकन फर्स्ट, और उसके बाद उन्होंने हर जगह पे मुर्द इल्जाम ठहरा देते थे, चाहे वो एशियन हो, वो जो थी नाइजीरिया से थी खातून मेंबर पार्लियामेंट थी, उनको उनके कलर की बेस के ऊपर कि तुम अपने मुल्क वापस चली जाओ, उसने कहा जी मैं 3 नस्लों से यहाँ पर हूँ। तो इस तरह के जब स्टेटमेंट प्रेसिडेंट देता है तो जो पढ़ा लिखा तबका है, चाहे वो किसी भी कौम में हो, वो इस तरह के रेसिज्म के साथ, इस तरह की तासुब के साथ किसी को अपने मुल्क का दोबारा सदर नहीं बनने देना चाहता। एक और चीज मैं कहना चाहूंगा वो ये कि हम चूंकि बात कर रहे हैं तो हम यहाँ पर हमें ये ज़हन में रखना चाहिए कि ये क्यों बार बार बात हो रही है कि जी 8 दिन रह गए हैं और इनका मुआवजा कर दिया जाए, और इनको जनाब हर डेमोक्रेट्स ने मूवमेंट पास कर दी है और रेजोल्यूशन सुबह आनी है कल कि जी इनको हर सूरत निकाल दिया जाए और 8 दिन के लिए माइक पेंस जो हैं वो इक़्तिदार संभाल लें। इसके पीछे 2-3 बुनियादी वजूहात हैं। एक वजह तो ये है कि बिल्कुल इससे कोई इनकार नहीं है कि ये डर है, खौफ है कि जी वो मजीद तशद्दुद को हवा ना दे दें। दूसरी वजह ये है कि वो ये चाहते हैं कि अगर इम्पीचमेंट हो जाएगी तो वो अगली बार के लिए सदारत के इंतखाब लड़ने से भी नाअहल हो जाएंगे और एक तरह से हमेशा के लिए अमरीकी पॉलिटिक्स से वो आउट हो जाएंगे। और तीसरी बात ये है कि सब की नजरें लगी हुई हैं कि प्रेसिडेंट ट्रंप कुछ भी ऐलान कर सकते हैं आखिरी दिन, हत्ता कि वाकई इससे इनकार नहीं कि सिस्टम में कुछ नहीं होगा, लेकिन चूंकि प्रेसिडेंट ट्रंप का जो स्टांस है वो बहुत खुले आम एंटी एस्टेब्लिशमेंट भी जा रहा है और वो पब्लिक इंसाइटमेंट कर रहे हैं, तो इस हवाले से उनको वो कोशिश की जा रही है कि मुकम्मल तौर पर आउट कर दिया जाए। लेकिन मेरा ज़ाती ख्याल है कि ना तो ये होगा, माइक पेंस भी इतना बोल्ड स्टेप लेने को तैयार नहीं होंगे कि वो इस 25th अमेंडमेंट यानी 25वीं तरमीम को एक्टिवेट करने की बात करें और उसके इख्तियारात इस्तेमाल करने की बात करें, और इस बुनियाद के ऊपर एक अमरीकी सदर को सदारत से हटा दिया जाए कि उसने तशद्दुद को हवा दी सदर रहते हुए। ये अमेरिका के लिए बहुत बड़ी शर्मिंदगी होगी। बिल्कुल सही। डॉक्टर स्नैन साहब फरमाइएगा कि जो बाइडन हैं, जाहिर अगर हम उनका पिछला दौर देखते हैं तो स्पेशली जो हमारा एशिया है उसमें बड़ा ठहराव रहा, बड़ा पुरसुकून रहा एज कंपेयर टू जो हमारा अब दौर गुजरा है। तो आप किस तरह से देखते हैं नेक्स्ट जो बाइडन जब भी आते हैं तो कैसे उनके ताल्लुकात होते हैं, स्पेशली अगर हम पाकिस्तान को सामने रख के देखते हैं तो क्या होगा? अच्छा, पिछला डेमोक्रेट्स का दौर तो आपके सामने है और उसके बारे में मैं ज़्यादा स्नैपशॉट नहीं दूंगा, लेकिन रही बात जो बाइडन की, उसमें यह है कि वो 8 साल यहाँ पाकिस्तान की पॉलिटिक्स के साथ बहुत इन रहे हैं और कहा जाता है कि वो क्लासिफाइड रहेंगे, स्टाइलिस्टिक चेंज के साथ आएंगे और उनके जो डिसीजन हैं वो बेहतर होंगे। हम उनको 3 चीज़ों के ऊपर मैयर करेंगे या गेज करेंगे। देखे जाए तो आम तौर पे अमूमी तासुर के साथ कभी अमेरिकन पॉलिसीज़ चेंज नहीं हुआ करती, फेसेस चेंज भी हो जाएं पॉलिसीज़ चेंज नहीं होती, लेकिन पाकिस्तान अब उस स्टेट में नहीं है। पाकिस्तान जो है वो डू मोर की स्टेट में नहीं है। पाकिस्तान अब अपने डिसीजंस लेगा और पाकिस्तान का जो है वो ताल्लुकात जो है वो किसी और डायरेक्शन की तरफ जा चुके हैं और वो जाने चाहिए। पाकिस्तान अमेरिका के साथ भी अच्छे ताल्लुकात रखना चाहता है, लेकिन इन चीज़ों पर गेज करना होगा कि एक तो सबसे पहली बात कि अल्टीमेटली वी वांट टू सी आवरसेल्फ इन इकोनॉमिक मेल्टिंग पॉट फॉर द रीजन। हमें मेल्टिंग पॉट के तौर पे मईशत पहले है, सियासत अब बाद में है। तो पहले जो सियासी गेंस थे वो अब वो होते रहे और उसके लिए उनको बहुत सारे मामलात करने पड़े, लेकिन अब हमें चेंज करना पड़ेगा। अब वो जो डिसीजंस आपने लिए, क्योंकि ट्रंप के बारे में कहा जाता है कि नई जंगें नहीं छेड़ी, अगर नई जंगें नहीं छेड़ी तो हमारे वीज़ास पे पाबंदी भी लगी जो अब तक ताहाल कायम है। आपके नए लोग जा नहीं सकते। बाज़-औक़ात ऐसा भी मामला है जिनके जो 10 साल के या 5 साल के इमिग्रेशंस हुई थी उनके बच्चों को आगे नहीं दिया जा रहा। और ट्रेड पॉलिसीज़ के अंदर भी आपको दोबारा से रिव्यू करना पड़ेगा। और मैं आपको बताऊं कि दुनिया अब चेंज होकर जियो इकोनॉमिक्स पर चली गई है, अब खाली जोग्राफिक मामलात के साथ नहीं चलेगा। अच्छा, अगर वो IMIT को रिव्यू करते हैं और रिवाइव करके बाइडन इसको वापस ले आते हैं, हमारे साथ जो मिलिट्री एजुकेशन एंड ट्रेनिंग प्रोग्राम का जो अलायंस था उसको वापस लेकर आते हैं, अगर वो जो क्रूशल कोलिशन सपोर्ट फंड था उसको वापस लेकर आते हैं, अफगान पीस प्रोसेस जो है वो अब पाकिस्तान ने शुरू किया है एंड प्राइम मिनिस्टर ने इसका इनिशिएट लिया है और वो अफगान पीस प्रोसेस को बहुत अहमियत देकर के, क्योंकि ऑब्वियसली निगोशिएशन इज़ द एवरीथिंग, सो हम निगोशिएशन के बगैर तो चल नहीं सकते। तो मैंने यही यहाँ पर कहा कि अगर बाइडन उस चीज़ को लेकर चलते हैं, फॉर एग्जांपल अगर मैं लास्ट बात करूँ
تو اوباما صاحب کی پریزیڈنٹ اوباما کی ایک کتاب آئی ہے, اس کا آخری چیپٹر جو ہے اس کے بارے میں کچھ انکشافات ہوئے, اس کو ذرا پڑھ لیجئے گا, اور اس سے پھر ریپبلکن کے حالات, ڈیموکریٹس کے حالات بھی سمجھ میں آ جائیں گے اور ریپبلکنز کے حالات بھی سمجھ میں آ جائیں گے. لیکن ان کے پاکستان کے بارے میں کیا خیالات تھے وہ ایک الگ بات ہے. لیکن جو بائیڈن کے بارے میں ایک بات امپورٹنٹ ہے کہ انہوں نے افغانستان کے دورہ میں ان کے صدر کو اس وقت کہا تھا کہ پاکستان جو ہے وہ 50 گنا آپ سے زیادہ امپورٹنٹ ہے. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ان کی جو آنے والی ایڈمنسٹریشن ہے وہ پاکستان کے ساتھ اچھے تعلقات رکھے گی. مجھے امید یہ ہے کہ وہ ویسے معاملات نہیں کرے گی, کیونکہ اب ان کو ایک اور بات بھی پتہ چل گئی کہ وہ بہت بڑے اچھا ڈیموکریسی کی ایک اور بات بھی کر دوں کہ پاپولر ڈیسیژن لینے ہوتے ہیں. ہمارے یہاں پر بھی آپ یہاں دیکھ رہے ہیں کہ اگر ہم پاپولر ڈیسیژنز لینا شروع کر دیں تو بعض اوقات مائیں جو ہیں وہ بچے کی ہر بات نہیں مانتی, اور ان کو کڑوی گولی اس وقت دینی پڑتی ہے جب وہ سب سے زیادہ رو رہا ہوتا ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ تو بچے کی جمہوریت کے خلاف بہت بڑی سازش ہے. نہیں, یہ جمہوریت اس سے کے عزائم خراب نہیں ہو رہے, بلکہ آپ بچے کی کڑوی گولی اس لیے دے رہے ہیں تاکہ اس کا بخار کم ہو. تو اسی طریقے سے آپ کو میں نے جیسے کہا کہ ہمیں ان پاپولر ڈیسیژنز بھی لینے پڑتے ہیں, اس سے آپ کو پولیٹیکل مائلیج نہیں ملتا, لیکن جو لیڈرز ہوتے ہیں وہ عام طور پہ میورک ہوا کرتے ہیں اور وہ انہوں نے اچھے ڈیسیژن لینے ہوتے ہیں. اب پچھلی حکومت کے اندر ابھی اس دور کے اندر دیکھا جا رہا ہے کہ ان کے رائٹ ٹو لیفٹ ہینڈ اور کافی سارے جو ان کا لگتا ہے کہ انٹیلیجنس یا اوباما سے بھی آئے گا, اور اگر وہ نہیں آتا اور جو بائیڈن اپنے ڈیسیژنز پر رہتے ہیں اور ان کی ایڈمنسٹریشن پاکستان سے بہترین تعلقات کرتی ہے, چائنا کے ساتھ 65% ان کی جو ایکسپورٹس جو ہیں وہ بند ہوئی ہوئی ہیں, یہ آپ کو پتا ہونا چاہیے, اور سیکنڈ بیسٹ اکانومی کے ساتھ جو معاملات اس وقت چل رہے ہیں ان کو ڈیسیژن کو چینج کرنا ہوگا. امریکہ نے اس وقت تائیوان اور کوریا کے ساتھ تعلقات بہتر کیے ہوئے ہیں, اور وہ آپ کا سپلائی چین جتنا بھی آپ کی جو ایکسپورٹس تھی ٹیکنالوجی سے لے کے آٹو موبائل سے لے کے باقی چیزوں کے اندر وہ ان سے الگ ہے. لیکن پاکستان جس خطے میں نے آپ کو بتایا کہ اکنامک میلٹنگ پاٹ ہیں, ہمیں معیشت کی بنیاد پہ یہ ڈیسیژن لینا ہے کہ ہم چاہتے ہیں کہ امریکہ کے ساتھ تعلقات بہت اچھے ہوں. ان کی انٹرنل ڈیموکریسی کے حالات کے اوپر ہم زیادہ بحث اس لیے نہیں کرتے کہ ایک بڑا ادارہ, آپ نے کہا کہ اداروں کو کچھ نہیں ہوتا, اگین پروفیسر صاحب سے وہی سوال میرا فکس ہے کہ اداروں کو کچھ نہیں ہوتا, تو یہ کون سا ادارہ تھا جس نے لوپ ہول چھوڑا؟ اور یہ بہت بڑی بات ہے. یعنی آپ یوں سمجھ لیں کہ وہ راجہ داہر نے کہا تھا کہ اگر وہ فلاں کا جو جھنڈا ہے وہ اتر گیا تو قلعہ ہمارا ہے. تو اس زمانے میں اگر جھنڈے کو گرا دیا جاتا تھا منجنیق کے ساتھ تو قلعہ ان کا ہو جاتا تھا. یہاں پہ CIA نے وائٹ ہاؤس کے اندر گھس گئے لوگ اور پریزیڈنٹ کی کرسی پر بیٹھ گئے, تو ادارہ کولیپس نہیں کیا. سر کی بات کا بھی جواب آپ دیجیے گا, لیکن ساتھ ہی ساتھ میں وہ جو بائیڈن والی بات بھی آپ سے پوچھنا چاہوں گی. ظاہر ہے اب وہ جب اپنی سیٹ سنبھالیں گے تو بہت سے ممالک ایسے ہیں جو خوش ہوں گے, لیکن بہت سے ممالک ایسے بھی جو ناخوش بھی ہوں گے. اسرائیل کے ساتھ جو بھی نیگوسیشنز چل رہی تھیں ٹرمپ کی, اس کو لے کر کیا چینجز آنے والے ہیں اسپیشلی ہمارے خطے میں؟ میرے خیال کے مطابق اگین میرا جو ایک ڈسکشن کا ایک جو پیراڈائم ہے وہ وہی ہے کہ جو جس طرح فیئر ویل ایڈریس میں جارج واشنگٹن نے کہا تھا کہ امریکہ کا نہ تو کوئی مستقل دوست ہے نہ کوئی مستقل دشمن ہے, بلکہ جو نیشنل انٹرسٹ ہے امریکہ کا وہی اس کا دوست ہے, وہی اس کا دشمن ہے. لہٰذا ان کی جو ایک ٹارگٹس ہوتے ہیں وہ ان کو لے کے چلتے ہیں, جو ان کی اسٹیبلشمنٹ جو ہے اس کو لے کے چلتے ہیں. اب پاکستان کی سچویشن وہ نہیں رہی. آپ دیکھیں اسرائیل عربوں میں چینج آ چکی ہے, ٹرکی میں جو ہے وہ چینج آ چکی ہے, ایران جو ہے وہ پاکستان کے جو نیبرنگ کنٹریز ہیں, چائنا ہے, جو چائنا اور انڈیا کا جو ایک پرابلم ہے. تو یہ سارا ایک ایسا جیو اسٹریٹجک ایک سچویشن ایسی بن رہی ہے کہ جس میں پاکستان کی اہمیت بھی ہے, اور وہ جو ٹرمپ نے وہاں پہ جو یمن میں جو ہے وہاں پہ شروع کیا ہوا تھا وہاں پہ, تو انہوں نے سارا جو عربوں کے حق میں جو کیا ہوا, اور عربوں کا ہمارے ساتھ جو ایک ایٹیچیوڈ جو ہے وہ ایک روڈ ایٹیچیوڈ شروع ہوا, اور اس کو پھر کاؤنٹر جو ہے وہ ہماری جو اس جو موجودہ گورنمنٹ ہے اس نے کیا. تو آپ یہ دیکھیں کہ یہ ایک ایسا سینیریو بن رہا ہے کہ جہاں پہ جو بائیڈن ہے جو وہ پرانا ہے وہ نہیں ہے, وہ نئے سینیریو کے مطابق اپنی پالیسیز کو ڈیوائز کرے گا. لہٰذا اس کے لحاظ سے اس کو پچھلی ایک آپ اس کے ایک یہ تو دیکھ سکتے ہیں کہ اس کے ٹرینڈز ماضی میں کیا رہے ہیں, لیکن آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ وہی اس وقت ہوگا. تو اس لحاظ سے یہ کبھی بھی ایسا نہیں ہوتا کہ جو پرانا ہے وہی جو ہے وہ اس وقت ہو جائے. لیکن یہ ایک الگ بات ہے کہ جو ہمارے پاس کیا چیز ہے کہ ہمارے پاس جو افغانستان ہے,
जो एक हमारा स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस है और हम उसको हमेशा अपने स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस के तौर पे यूज़ करते हैं और उसको हम यूज़ करते रहेंगे। इस तरह जो है वो चाइना है, और ये सारी जितनी भी एक नए ब्लॉक की बात हो रही है जी जी। उस चीज़ को यूज़ करते हुए हम उनके साथ जो है, एक कल का जो बयान था इमरान खान का कि हम उनके साथ ताल्लुकात की बेहतरी के लिहाज से कोई इस तरह का बयान था। मेरा ख्याल है अगर ये इकोनॉमिक टाइज के लिहाज से अगर कोई बात करें और एक बिजनेस के लिहाज से जिसमें हमें कोई फायदा हो जाए या बजाय इसके कि वो एक ट्रेनिंग रिवाइज हो जाए या उसके लिहाज से, तो मैं इस चीज़ को बहुत बड़ा जो है वो रेट नहीं कर रहा, बल्कि वो चीज़ें जो हमारी यहाँ पे एक बिजनेसमैन के तौर पे अमेरिका की जितनी भी जो बिजनेस है वो वार है, जो वो वार इकोनॉमी है, वो असला बेचता है और वो उसके लिहाज से उसकी सारी जो है वो उसके लिहाज से चलता है और इसी लिहाज से वो लड़ाइयाँ उसने करना है। जो आप देखेंगे उसको इंटरफेरेंस करना, पॉलिटिक्स में इंटरफेयर करना, जो एक्सट्रीमिज्म के ह्यूमन राइट्स के नाम पे वही करना। लेकिन आप चाइना देखें कि वो इस तरह इंटरफेयर नहीं, वो इन्वेस्टमेंट करता है। सो हमें हमारी गवर्नमेंट को चाहिए कि वो इन्वेस्टमेंट की तरफ या बिजनेस की तरफ या कमर्शियल टाइज के लिहाज से वो उसकी तरफ अगर जाएंगे तो वो हमारे लिए ज्यादा बेहतर होगा। लेकिन ये है कि जो पिछले जो एक्सपीरियंस उससे एक्सपेक्टेशन तो आप लगा सकते हैं, लेकिन अमेरिका की जो एक रियल पॉलिटिक है उसके लिहाज से वो एक नए हालात के मुताबिक अपनी पॉलिसीज को लेकर बिल्कुल सही। हामिद साहब, यही बात, खित्ते में ऑब्वियसली बहुत चेंजेस हुई हैं। जो बाइडेन साहब का जब पिछला एक्सपीरियंस था और अब उनका जो एक्सपीरियंस है, कैसा रहेगा इस दफा? देखिए, बात ये है कि जिस तरह प्रोफेसर साहब ने कहा और डॉक्टर साहब ने कहा, इससे इनकार नहीं कि जो अमेरिका है उनकी इस्टेब्लिशमेंट की जो बुनियादी पॉलिसीज होती हैं उनमें कोई बहुत बड़ा शिफ्ट नहीं आता। दे कैरी ऑन विद देयर पॉलिसीज, एटीट्यूड्स होते हैं। लेकिन हम इस वक्त ये देख रहे हैं कि ट्रंप जैसा आदमी रिप्लेस हो रहा है जो जिसको कहते हैं ना अनप्रिडिक्टेबल आदमी था। ठीक हो गया। जो बाइडेन हैज इट्स ओन हिस्ट्री, 40-50 साल से वो बरतानवी अमेरिकन सियासत का हिस्सा हैं और उसके बाद 8 साल बतौर वाइस प्रेसिडेंट सर्व कर चुके हैं और उसके अंदर उन्होंने बहुत कोर इंटरेस्ट के तौर पर मशरक़ वुस्ता और जनूबी एशिया को देखा, जनूबी एशिया पे काम किया। और जिस तरह मैंने 1-2 प्रोग्राम्स में पहले भी कहा कि पाकिस्तान का जो डू मोर का जो लफ्ज़ था वो इसके बानियों में शामिल है। लेकिन आज हालात बदल चुके हैं, इससे इनकार नहीं कि पाकिस्तान के अपने भी जो मुआशी मफादात हैं और जो पाकिस्तान की पॉलिसी है उसके अंदर एक बड़ा वाज़ेह शिफ्ट आ गई है पिछले 8-10 साल में और खुसूसन पिछले 4-5 साल में। इस हवाले से पाकिस्तान ने अपनी डिपेंडेंसी जो है वो अमेरिका पे कम कर दी है और इसकी वजह से ही पाकिस्तान का चाहे कोलिशन सपोर्ट फंड में कमी हुई है, पाकिस्तान की इमदाद रोकी गई है, सैंक्शंस की गई हैं, FATF में पाकिस्तान की मदद नहीं की गई। इस सब के बावजूद पाकिस्तान ने अपनी जो ट्रैक है उसको उसी तरह रखा है कि पाकिस्तान ने अपने रिलेशंस और पाकिस्तान ने अपनी दोस्ती जो है वो चाइना के साथ मजीद मजबूत से मजबूत की है और उसी की वजह से पाकिस्तान जो अपना फ्यूचर है वो चाइना के साथ देख रहा है। जो बाइडेन से मैं पुरुमीद हूं एज कंपेयर टू ट्रंप, उसमें 3 बड़ी बातें हैं। एक ये कि हम हाउडी मूडी से बाहर आ गए हैं, यानी वो जो ट्रंप और मोदी की दोस्ती पे जो पूरा भारतीय मीडिया और भारतीय हुकूमत और भारतीय अवाम जो छलांगे मारते थे उनका आपस में और खुशगपियां करना, वो जो जलसे किए अमेरिका में स्टेडियम में और ये वो, तो एक तो ये हुआ। और दूसरी बात ये कि इफ सादी सी बात एक राइटर की थी कि इफ योर एनिमी इज नॉट हैप्पी देयर इज समथिंग फॉर यू टू बी हैप्पी। अगर आपका दुश्मन किसी से खुश नहीं है तो देयर इज समथिंग फॉर यू टू बी हैप्पी। तो बात यह है कि जो बाइडेन ने अपनी इस इलेक्शन कैंपेन के अंदर भी 3-4 पॉइंट्स बड़े वाजे कहे। उन्होंने कहा जी कि मैं समझता हूं कि इस्लाम इज ए ग्रेट रिलीजन। मैं नहीं कहता कि वो क्या करते रहे या क्या हुआ, लेकिन उनको अब ये बात समझ आ गई है कि पाकिस्तान हो और मुसलमान हो, उनको अब आप टेररिज्म के नाम के ऊपर आप अंडरमाइन नहीं कर सकते। एक चीज तो ये होगी। दूसरी बात ये, उन्होंने इंडिया में आने वाले जो इंसानी हकूक का जो NRC बिल था और सिटीजन अमेंडमेंट एक्ट था उसके खिलाफ उन्होंने इलेक्शन कैंपेन के अंदर बात की कि ऐसे तमाम कवानीन जो इंसानी हकूक से मुतसादम हो उसके ऊपर भारत से बात की जाएगी। ठीक हो गया। इसका मतलब ये हुआ कि अमेरिका इंडिया टुडे इसके ऊपर एक अलार्मिंग फीचर तक छाप चुका है। ठीक हो गया। तीसरी बात, जो बाइडेन
ही पायनियर हैं अफगानिस्तान से अमेरिकी अफवाज के इनखला के बारे में। उन्होंने उस वक्त भी कहा था जब प्रेसिडेंट ओबामा जा रहे थे कि जी हमें इससे निकलना होगा खित्ते से, और इसी चीज को कैरी ऑन किया गया। सो इस हवाले से अब पाकिस्तान की पोजीशन बहुत मजबूत है खित्ते के अंदर, अफगानिस्तान के मुज़ाकरात के हवाले हो, तालिबान से डायलॉग का हवाला हो, पाकिस्तान चाइना की दोस्ती हो। पाकिस्तान वो रोल अदा कर सकता है जो पाकिस्तान ने यूरोप और चाइना को करीब लाने में किया। ये मैं हिस्टोरिकल फैक्ट बता रहा हूं कि पाकिस्तान का जितना अहम रोल या किरदार यूरोप और चाइना को करीब लाने में है, ये आइंदा आने वाली दहाइयों में मजीद उजागर होगा कि पाकिस्तान की वजह से आज चाइना और यूरोप करीब हैं। पाकिस्तान कोशिश कर सकता है कि चाइना और अमेरिका के जो डिफरेंसेस है उनको खत्म करके उनको करीब लाए, बजाय ये कि वो इकोनॉमिकल वॉर के चक्कर में जो कॉमन अमेरिकन है जो $10 की पेंट खरीद लेता था, ट्रंप की चाइना पर पाबंदियों की वजह से उसको $40 से $50 की पेंट खरीदनी पड़ रही है। इस सारी सूरत हाल में चाइना और अमेरिका को करीब लाने में भी पाकिस्तान बहुत बड़ा किरदार अदा कर सकता है। यही बात डॉक्टर हसनैन साहब, क्या पाकिस्तान इस तरह का इतना स्ट्रॉन्ग रोल प्ले कर सकता है चाइना और अमेरिका को पास लाने में, और इनके अंदर जो दूरियां आ गई हैं और स्पेशली जो इनकी ट्रेड खत्म हो गई है आपस में, उसको बहाल करने में? पाकिस्तान इस वक्त कलीदी रोल अदा करेगा। और आप ये देखें कि हम ओबामा बाइडन साहब को हम बड़े गौर से देख चुके, उन्होंने भी इस एरिया का बहुत अच्छे से मुताला कर लिया है, और वो जो कुछ वो करते रहे मुमकिन तौर पर या ओबामा बाइडन को चलाते थे या बाइडन ओबामा को चलाते थे। अब दोनों सूरत हाल के अंदर अब वो प्रेसिडेंट हैं। अब उनको समझ में आ गई कि जो पॉलिसीज़ उन्होंने बनाई थी और जिनकी वजह से ये सेटबैक्स आए और उनको कुछ भी नहीं मिला और सवाए नुकसान के उनको कुछ भी नहीं मिला, तो आपने देख लिया कि अब उनको रिटर्न करना पड़ेगा उन पॉलिसीज़ पे। अगर उन्होंने ही ये पॉलिसीज़ बनाई थी तो अब पाकिस्तान तब्दील हो गया, अब डू मोर की तरफ नहीं जाएगा। पाकिस्तान ने माशी तौर पर आपका मेल्टिंग पॉट बनने का तहैया कर लिया। हमें पाकिस्तान की अपनी अंदरूनी मईशत को और नेशनल सिक्योरिटी को देखना है। और अभी यहाँ से जैसे बात हुई कि हथियार बेचने वाली कौम का इन्होंने ही जिक्र किया प्रोफेसर साहब ने, और ऐसी कौम जो बनाई गई उसी को हमारे पर जो हमने जब अभी भी पाकिस्तान की कौम से अगर पूछा जाए तो मैक्सिमम लोग जो हैं वो अमेरिका जाना चाहते हैं, लेकिन चाइना कोई नहीं जाना चाहता। तो मुझे ये बताइए कि चाइना में भी एक डेमोक्रेसी है, उस डेमोक्रेसी से हमको बहुत सीखना चाहिए जिसके अंदर पीस है, स्टेबिलिटी है, माशी तौर पर लोग खुशहाल हैं, और वहाँ पर जो है वो हर दफ़ा हंगामा आराई के साथ हुकूमतों को तब्दील नहीं कर दिया जाता। लेकिन पॉइंट ये है कि यहाँ अब हमें सख्त अच्छे अनपॉपुलर डिसीजंस के साथ बेहतरीन तरीके से बात करनी होगी। हमें अवामी राय को इस तरफ नहीं लेकर जाना चाहिए कि अमेरिका के साथ कैसे सफारती ताल्लुकात होना चाहिए या किस तरह नहीं होने चाहिए। पॉइंट ये है कि वी हैव टू टेक आवर ओन डिसीजन, टेक द डिसीजन एंड मेक इट राइट। और वो राइट डिसीजंस वो होंगे। और प्राइम मिनिस्टर जो हैं वो अफ़गानिस्तान गए इसलिए थे कि वो पहला स्टेप लें ताकि अफ़गान पीस प्रोसेस शुरू हो, और अफ़गानिस्तान की पॉकेट से अब अमेरिका कोई भी अपना डिसीजन लेकर ना आए या बाकी मामलात के अंदर किसी भी मामले से वो ना आए। अब चाइना के साथ जो ताल्लुकात आपने बताए, पाकिस्तान दरमियान में ऐसा इंटरमीडिएट रोल देगा जो कि चाइना और यूएस के मामलात को बेहतर करेगा। दुनिया के अंदर अब जंगें जो हैं वो नागुज़ीर नहीं रहीं। उसकी रीज़न ये है कि न्यूक्लियर प्रोलिफरेशन भी है, और अब हालात ये इजाज़त नहीं देते कि किसी की भी जंग की तरफ से जाया जाए। लेकिन साइबर क्राइम्स और साइबर के मामलात और जंगों की मुख्तलिफ शक्लें और ट्रेडिशनल और अनट्रेडिशनल वॉर्स जो हैं वो आपने शुरू कर रखी हैं, और उसके लिए हमें उस तरफ जाना चाहिए। और कि जहां आप चाइना की मिसाल देते हैं कि वो किसी भी सूरत इतने बड़े बड़े मामलात होने के बावजूद, साइबर क्राइम्स के बावजूद और ट्रेड के अपसेट होने के बावजूद भी उन्होंने किसी किस्म का वॉरफेयर शुरू नहीं किया और अमन के साथ कायम रहे। तो इसको कहते हैं कि कंट्रोल डेमोक्रेसी और ऐसी जमहूरियत जिसमें अमन हो। और पाकिस्तान एक लाइन के साथ में अगर आप इजाजत दें, लास्टली आपसे कमेंट लेना चाहूंगी। 8 दिन रह गए हैं ट्रंप के, और मुआवजे के लिए जो है वो रायशुमारी भी जारी है। कोई खतरा है उनको? कोई ये खान साहब इसके ऊपर बात करेंगे। मैं थोड़ा सा एक पॉइंट डिस्कस करना चाहता हूँ कि जो हमें ज़्यादा सोचना चाहिए वो जो कमला हैरिस है वो भारतीय नियाद है। सही, ठीक है। और ऐसा ना हो कि अगले जो इलेक्शंस हैं उसमें वो प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट हों। अगर वो प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट हुई तो पाकिस्तान के लिए प्रॉब्लम बन जाएगी।
तो इससे पहले भी एक जो उसकी बीजेपी की फंडिंग के ऊपर एक कॉन्टेस्ट करना चाहती थी, तो उसको जो सिख ऑर्गेनाइजेशंस हैं उन्होंने उसको बिल्कुल डिस्क्लोज किया कि इसको बीजेपी की और आरएसएस की फंडिंग होती है, इस लिहाज से वो कॉन्टेस्ट नहीं कर सकी। तो अभी पाकिस्तान को इस चीज़ के ऊपर देखना होगा कि इस 4 साल आने नहीं बल्कि उससे नेक्स्ट जो है जो कमला हैरिस है, तो वो अगर प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट आ गई तो फिर आपका क्या होगा? बिल्कुल सही है। बहुत शुक्रिया, मैं अपने मेहमानों का शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ। डॉक्टर अख्तर हुसैन साहब आपका बहुत शुक्रिया, डॉक्टर सनैन साहब आपका भी बहुत शुक्रिया, हामिद खान साहब आपने प्रोग्राम में डिस्कशन की, आपका भी बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम से इतना ही। सुमेरा मिर्जा को इजाज़त दीजिए, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफ़िज़।